हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे ठीक है लेसन नंबर 2 के इंट्रोडक्शन की। तो और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है 9667836336। और एक बात का और ध्यान रखना कि किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन में, ठीक है, चाहे वो आपने कहीं और से पढ़ा हो तो आप उसको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जब ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इस सीरीज के बिल्कुल एंड में कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जहां पे मैं सारे डाउट्स को क्या करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों की उसमें भी हेल्प हो जाए। आई बात समझ में। और नोट्स इंपॉर्टेंट है इस पीडीएफ के अंदर जो आपको मिलेंगे नोट्स के अंदर वो है क्वेश्चंस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आएंगे इस चैप्टर से और जो भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम समझेंगे लेसन नंबर 2 का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, लेसन नंबर 2 क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेसन नंबर 1 ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा क्या था, थ्योरेटिकल टॉपिक था, पूरी थ्योरी थी। लेसन नंबर 2 की सिर्फ ये वीडियो हमारी थ्योरी के बेस के ऊपर होने वाली है। इसके अलावा बाकी जितनी वीडियोस बनेंगी उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे या फिर अलग तरह के न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेजेस। ठीक है, अब इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं, यानी क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा इस कंप्लीट लेसन के अंदर, तो उस पर फोकस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, लर्न द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले मैं समझना होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जिसको हम समझेंगे इस वीडियो के। ठीक है, जब हम इन पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड अदर एवरेजेस, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है और दूसरे एवरेजेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, लर्न द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग अर्थमेटिक मीन। हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं जो हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में। वेटेड मीन कैसे निकालते हैं वो भी हम तभी समझेंगे। और हार्मोनिक मीन, ये टाइप्स होते हैं मीन के, अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन। तो जब हम मीन निकालना सीखेंगे ना तो उसमें हम सारे टॉपिक्स को बारी बारी कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में, जहां पे हम समझेंगे अर्थमेटिक मीन कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और अलग अलग सीरीज में उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ऐसे ही वेटेड मीन कैसे कैलकुलेट होगा और ऐसे ही हार्मोनिक मीन भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन भी कैसे कैलकुलेट होगा वो भी हम पता लगा सकते हैं। मीडियंस, फिर आता है मीडियन, क्योंकि जब हम 8th-9th में स्टैट पढ़ते हैं उसमें क्या सीखा था कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। अब हमें मीन के तीनों टाइप भी समझने होंगे, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे वो वेटेड मीन हो, चाहे वो हार्मोनिक मीन हो। साथ साथ हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। फिर आता है मीडियन, और ये मीडियन के पार्ट है, डेकाइल्स हो गए, क्वार्टाइल्स हो गए, ये मीडियन के पार्ट है। परसेंटाइल भी मीडियन के पार्ट के अंदर ही आता है। फिर हम समझेंगे मोड क्या होता है। ठीक है, तो हमने मीन के पार्ट्स में पढ़ने पड़ेंगे और मीडियन के पार्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे मोड क्या होता है और मोड कैसे निकाला जाता है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, कॉम्प्रिहेंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक एवरेज। इसके ऊपर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं समझाऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, अर्थमेटिक एवरेज की, जहां पे हम अर्थमेटिक एवरेज के ऊपर 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास फोर्थ, लर्न स्पेसिफिक यूजेस। हमें पढ़ना पड़ेगा स्पेसिफिक यूजेस को ऑफ डिफरेंट एवरेजेस, यानी कि हम एवरेज निकालते तो हैं पर निकालते क्यों है और कहां कहां पे उसे यूज करते हैं फिर अप्लाई करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहला हमारे पास पॉइंट ये आया, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी भी डाटा को एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर दे तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। वही हमने मीन में भी समझा। मीन क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू देना किसी भी डाटा को। ऐसे ही मोड एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करना, और एक मीडियन वो भी क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करना डाटा को। तो चाहे मीन हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, एवरेज वैल्यू, ठीक है, इज अ सिंगल वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा। जो क्या होता है, डाटा के रेंज के बीच में होता है। बाकी डाटा का रेंज क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोएस्ट वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है किसका, रेंज निकालने का, लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जो भी हमारी एवरेज वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू है और एक ऐसी वैल्यू जो उस डाटा के रेंज के विद इन है ऑफ द डाटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज। जो रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, सारी सीरीज की सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, सिंस एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज।
हम जानते हैं कि जो एवरेज है वो क्या है, ठीक है, रेंज के विद इन होता है और डाटा इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये सेंट्रल वैल्यू प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, जो कि रेंज के बिल्कुल ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बीच में होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, फिर क्या होता है, एन एवरेज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। हम एवरेज को सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं। इज द मोस्ट टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव आइटम, ये क्योंकि क्या होता है, मोस्ट टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव आइटम जो सबको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, चलो इसका ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ इसको लेके आते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने सपोज करो कुछ बच्चों के मार्क्स लिखे, कुछ बच्चों के बोल रहा हूं, एक बच्चे के मार्क्स लिखे अलग सब्जेक्ट के। सपोज करो उसके मैथ में आए 80, इकोनॉमिक्स में आए 85, ठीक है, अकाउंट में आए 40, इंग्लिश में आए 65, ठीक है, और मान लेते हैं इंग्लिश लिख दिया, फिजिकल एजुकेशन मान लेते हैं 95। तो मेरा 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5। जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा, एवरेज निकालने मतलब क्या होता है, परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, सबका सम कर दो एक बार। जब सबका सम करूंगा तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, पीछे तो 5 ही आएगा, ठीक है 15, और फिर एक हो जाए कैरी, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 8 कितने हो गए हमारे, 28 और 8 हमारे बनते हैं, ठीक है 36। तो ये आ गया हमारे पास 365 डिवाइड बाई 5, 5 सब्जेक्ट है, 5 से काट रहा हूं, 35 कितने पे आएगा, 7 पे, 35 आया 7 पे, 1 रहेगा 15 आएगा 3 पे, 73, यानी कि 73। तो ये 73 क्या है, एक सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू कैसे, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो जितने भी मार्क्स आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस नंबर के आसपास है। कुछ नंबर देखो, जैसे ये 73 से फालतू है, 73 से फालतू है, ये बहुत कम है, क्योंकि 73% आने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जो उस बच्चे के नंबर है वो 73 के आसपास है, इनकी जो ये 40 जिसमें उसके मार्क्स है ना अकाउंट्स में, वो बिल्कुल छुप ही गया, पता ही लगा। तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू, जो पूरी सीरीज को, पूरी इंडिविजुअल सीरीज को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। अब आगे समझते हैं इसी बात को, ठीक है। तो ये हो गया। तो एन एवरेज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव आइटम ऑफ द ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स, मतलब उस ग्रुप का सबसे तगड़ा आइटम होता है, वो सबसे टिपिकल आइटम होता है, ठीक है, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, एंड विच इज कैपेबल ऑफ रिवीलिंग ऑल इंपोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। और यही नहीं, ये सारे तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने का काम भी करता है, ठीक है, ऑफ दैट ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन, उस ग्रुप के और उस डिस्ट्रीब्यूशन के। फिर आता है अगला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेंट्रल टेंडेंसी के। इसके बाद बात रह जाएगी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो इन सबको मिटाने के बाद मैं पढ़ा दूंगा इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि हमें सारा थियोरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का इसी वीडियो में खत्म करना है। फिर हम चलेंगे अपने अगली वीडियो से मीन कैसे निकालती हैं, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, वेटेड मीन हो, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। इसमें यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला टू डिटरमाइन अ सिंगल फिगर, ताकि क्या निकाल सके, एक सिंगल फिगर जो क्या करता हो, पूरी सीरीज को, पूरे डाटा को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, रिप्रेजेंट अ होल सीरीज, एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता हो। दूसरा क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स, ठीक है, कंपैरिजन विद इन वन ग्रुप और बिटवीन अदर ग्रुप ऑफ डाटा, यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करते हैं ना, मान लो ये आए हैं एक बच्चे के परसेंटेज, ऐसे किसी दूसरे बच्चों के मार्क्स भी आए होंगे, मैं उसके परसेंटेज भी निकाल सकता हूं। तो हम कंपेयर करते हैं कि इसके नंबर पक्का इससे कम रहे होंगे, क्यों कम रहे होंगे, क्योंकि उसका एवरेज क्या होगा, इस नंबर से ज्यादा होगा। सपोज करो किसी का एवरेज 80 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस बच्चे के मार्क्स इससे ज्यादा हैं, ठीक है, मिला के। हो सकता है किसी एक श्रेणी से कम भी हो, लेकिन एवरेज मिला के उसके मार्क्स क्या है, ज्यादा है। अब समझ लो, तो मैं कह सकता हूं कि ये बच्चा क्या है, इससे मोर इंटेलिजेंट है, ठीक है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपेयर करने का काम भी करते हैं। फिर क्या आता है थर्ड पार्ट में, एवरेज हेल्प करता है इन कंप्यूटिंग वेरियस अदर स्टैटिस्टिकल मेजर, क्या कंपेयर करने में, स्टैटिस्टिकल मेजर निकालने में, सच एज डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, ठीक है, कोर्टोसिस, इसके अलावा भी चीजें होती हैं, जैसे कि डेविएशंस निकालने में, ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वेरिएंस निकालने में, इन सब कामों में मीन हमारा यूज किया जाता है। और यूज किया जाता है, मतलब हम कैसे मान लो भाई, यूज करोगे आप लोग भी, मैं सिखाऊंगा कैसे ये सारी चीजें निकालने में मीन, मोड, मीडियन हमारी हेल्प करते हैं। आई बात समझ में। और अब रह गया है सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट का एक टॉपिक, वो है सेंट्रल टेंडेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको भी करवाएंगे, ठीक है, जिसको जो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से, फिर हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किसके, सेंट्रल टेंडेंसी के। चलो फिर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स,
यानी कि जो हमने एवरेज निकालना समझा, एवरेज क्या होता है, उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसी के साथ हमारा जो इस चैप्टर का है ऑलमोस्ट सारा थ्योरी वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले क्या है, इट मस्ट बी रिजिडली डिफाइंड एंड नॉट लेफ्ट टू मेयर एस्टिमेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है कि वो तो पहली बात रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, मतलब कोई बंदा ये ना कहे कि इस डाटा में मीन ये आना चाहिए, कोई कहे इस डाटा में मीन ये आना चाहिए। मीन एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं चलेगी। कोई ये ना बोले कि इसकी वैल्यू मैं चेंज करना चाहता हूँ, चेंज नहीं होगी, एक बार जो फिक्स हो चुकी है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, नॉट लेफ्ट टू द मेयर एस्टिमेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। यहाँ पे मतलब किसी भी तरह की एस्टिमेशन अलाउड नहीं है। इफ द डेफिनेशन इज रिजिड, अगर डेफिनेशन रिजिड है, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एवरेज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट पर्संस शैल बी सिमिलर। इसका मतलब क्या है कि चाहे राम मीन निकाल ले, चाहे श्याम मीन निकाल ले, चाहे हरिराम मीन निकाल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मीन सेम आएगा। ठीक है, तो होता है भाई मेरा मीन तो यार है, मेरे वाला सही है, तेरे वाला गलत है। नहीं भाई, मीन मीन होता है यार, मीन एक ही आता है, चाहे कोई सा भी निकाल ले। भाई बात समझ में, ध्यान रखना इस बात का। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, तो ये यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है कि मीन चाहे कोई भी निकाले, डिफरेंट पर्संस निकाले, पर सेल भी सिमिलर सिमिलर होने चाहिए। अब क्लास से 35 बच्चे हैं, वो निकम्मे ऐसे बच्चे हैं कि 35 के 35 बच्चों ने अलग अलग मीन निकाला है। टीचर ने उठाई कामची, धर दिया, सबके उठा के बारी बारी लाल कर दिया पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, मीन एक ही होता है, वो सबका सेम आएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, एवरेज मस्ट बी बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यूज। एवरेज जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, अपॉन ऑल वैल्यूज। ठीक है, ऑल वैल्यूज गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितनी वैल्यूज हैं हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, सबको लेके तब हम क्या निकालेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात होगी। जैसे कि इतने बच्चे कैसे खुश होते हैं, पास के नंबर आए, ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा नंबर आएंगे ना उन्हें जोड़ के अपना परसेंटेज निकाल देगा। मेरे तो 90% आए हैं, उसमें सबसे कम आएगा ना छोड़ देगा उसे, खुश होगा, भाई मेरी परसेंटेज 95% आई है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट जिसमें सबसे गिरे नंबर होगा ना 40 नंबर 45 नंबर, छोड़ ही देगा उसे पता है एवरेज कम हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे कोडिंग होता था पहले टॉप 4 सब्जेक्ट्स, तो ऐसा नहीं करना होता भाई, हर एक वैल्यू को काउंट करते हुए हम क्या निकाल देंगे, मीन निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, कहीं तेज फिल्म बन रहे हो यहाँ तो ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक को तो बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यूज गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द आइटम इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज इट माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर ग्रुप डाटा। इसका मतलब क्या है कि अगर वो वैल्यूज, ठीक है, सबको काउंट करके सबको मिला के नहीं निकाली गई है तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती पूरे ग्रुप के डाटा को। फिर क्या आता है थर्ड, इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड। वो इजीली समझ में आना बहुत जरूरी है, ताकि सिंपल से सिंपल, अगर मैं आगे मजदूरों को भी समझा के मीन ऐसे निकलता है वो भी समझ, अच्छा ऋतिक भैया आपने समझाया मीन ऐसे निकलता है ना, अच्छा आगे समझ में तुरंत, तो ऐसा होना चाहिए। तो इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड, द एवरेज शुड possess a simple and obvious properties, it should be too abstract for the common people। इसका मतलब कॉमन से कॉमन लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और समझेंगे भी नेक्स्ट वीडियो से मीन कैसे निकालते हैं, और काफी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। फिर आता है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग कैलकुलेटेड, ठीक है, विद रीजनेबल केयर एंड रैपिडिटी। इसका मतलब क्या है कि मीन ऐसा मतलब मेथड वो होना चाहिए निकालने जिसे हम तुरंत निकाल लें, ठीक है, रैपिडली निकाल लें, और दूसरी बात, ठीक है, रीजनेबल केयर का मतलब क्या है कि ढंग से, विद एक्यूरेटली, अच्छे से निकालना उसे। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया। फिफ्थ क्या आता है, इट शुड बी स्टेबल एंड अनअफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, यानी कि छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से हमारी मीन की वैल्यू पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और हम समझेंगे भी जब हम सारी वैल्यूज में कुछ ऐड कर देते हैं तो मीन पे क्या फर्क पड़ता है, माइनस करते तब मीन पे क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई करते तब मीन पे क्या फर्क पड़ता है, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, काफी डीप में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के टॉपिक में। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पे। अब 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, मतलब अगर किसी तरह का डाटा के ओरिजिन में चेंज किया गया तो हमें मीन में चेंज करना अच्छे से आना चाहिए। आई बात समझ में, तो ये हमारे पास क्या थी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज की, सेंट्रल टेंडेंसी की। इसी के साथ हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अगली वीडियो से हम न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे, और पहले शुरू करेंगे कि अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके हम अलग मेथड भी करेंगे, चाहे वो स्टेप डेविएशन हो, चाहे वो हमारा एज्यूम मीन हो, शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो हमारा डायरेक्ट मेथड हो। ठीक है, हर एक मेथड से करने की पूरी कोशिश करेंगे, और साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब इसको जो उतार सकता है बोर्ड के सामने से।
ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए।